सभी किसान साथियों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। किसान साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। किसान साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि धान की फसल में हमारा खाद प्रबंधन किस तरीके से होना चाहिए, इसे खाद डालने से हमारे धान को कौन सा पोषक तत्व मिलता है, ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आज आपको मिलने वाली है। इसलिए वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। जिस तरह से धान की वैरायटी महत्वपूर्ण होती है अच्छे उत्पादन के लिए, वैसे ही खाद प्रबंधन भी जो है एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है अच्छे उत्पादन के लिए। अगर आप अच्छे से खाद प्रबंधन करते हो तो निश्चित ही धान की फसल आप जो है अच्छे उत्पादन ले पाएंगे। किसान साथियों, किसी भी पौधे को विकास करने के लिए 17 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। कुछ पोषक तत्व जो है वायु के माध्यम से मिल जाते हैं, कुछ पोषक तत्व जड़ों के माध्यम से जमीन से पौधा ग्रहण कर लेता है और कुछ पोषक तत्वों को हम खाद के माध्यम से देते हैं। किसान साथियों, तो जो धान की फसल में जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उन्हें हम 3 भागों में बांट लेते हैं। पहला है मुख्य पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्व वो तत्व होते हैं जिन्हें हमें देना ही देना होता है। किसान साथियों, इन पोषक तत्वों के अभाव में हमारी फसल न के बराबर होगी, बिल्कुल कहना चाहिए कि नष्ट ही हो जाएगी। तो इन पोषक तत्वों में आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। ये 3 मुख्य पोषक तत्व होते हैं जो कि हम खाद के माध्यम से बिल्कुल इन्हें दे देते हैं, जैसे DAP, फास्फोरस, SSP, NPK, इन माध्यम से ये पोषक तत्व हम दे देते हैं। लेकिन जो बाकी जो पोषक तत्व होते हैं जिन्हें द्वितीय के गुण पोषक तत्व कहते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक, जिसे हम सल्फर कहते हैं, इनकी ओर हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। इसके अलावा सूक्ष्म पोषक तत्व की भी आवश्यकता होती है, जैसे लोहा, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, बोरान, क्लोरीन, ये तत्व की भी धान में आवश्यकता होती है। किसान साथियों, तो इसमें विशेषकर गंधक, जिंक और बोरान, ये 3 तत्व धान के लिए अति आवश्यक पोषक तत्व हैं। किसान साथियों, तो अब हम देख लेते हैं कि जो हम खाद देते हैं उनमें कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। तो जैसे कि हम DAP का उपयोग करते हैं हमारी फसल में, तो DAP में क्या क्या चीज़ पाया जाता है, तो इसमें 46% फास्फोरस पाया जाता है, 18% नाइट्रोजन पाया जाता है। किसान साथियों, इसके अलावा हम धान की फसल में यूरिया देते हैं जिसमें 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। इसके अलावा NPK खाद भी हम देते हैं जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश पाया जाता है। इसके अलावा MOP भी देते हैं जिससे पोटाश की पूर्ति हो जाती है। फिर यदि हम SSP का उपयोग कर रहे हैं तो इसमें 11% सल्फर पाया जाता है और 16% इसमें फास्फोरस पाया जाता है। तो इतने खाद के माध्यम से हम कुछ खाद की पूर्ति तो कर लेते हैं, लेकिन जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, उनकी पूर्ति इन खाद के माध्यम से नहीं हो पाती है। तो इसके लिए हमें क्या उपयोग करना चाहिए, इससे किसी भी अच्छी कंपनी का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खरीदकर खेतों में उपयोग करना चाहिए। इसके माध्यम से हम कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक, लोहा, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, बोरान, क्लोरीन, सल्फर, इन तत्वों की पूर्ति कर पाते हैं। किसान साथियों, ये तो हमने जान लिया कि कौन से खाद में कौन सा पोषक तत्व होता है। अब हम जान लेते हैं कि इन पोषक तत्व की पूर्ति हमें धान की फसल में कब कब करना चाहिए। तो देखिए, जैसे ही हमारी नर्सरी तैयार होती है, नर्सरी तैयार के बाद जब हम रोपाई की तैयारी खेतों में करते हैं, उससे पहले खेत तैयार करने से पहले हमें इसमें 10 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से गोबरी खाद जरूर डाल लेना चाहिए। किसान साथियों, तो जब हमारी रोपाई होती है या जब हम इसमें कहना चाहिए कि प्लांटेशन करते हैं खेत में, तो उस समय जो बेसल डोज के रूप में है वो हमें खाद डालनी चाहिए। DAP अगर हम उपयोग कर रहे हैं तो 50 किलोग्राम का जो एक बैग आता है वो डालना चाहिए। साथ ही 30 किलोग्राम इसमें MOP डालना चाहिए जिसमें पोटाश की पूर्ति हम कर पाएंगे। इसके अलावा 10 किलोग्राम इसमें हमें सल्फर का उपयोग करना चाहिए। फिर 10 किलोग्राम जो समुद्री शैवाल होता है जिसे हम सागरिका कहते हैं, वो हमें डालना चाहिए। इसमें एक बात का आप ध्यान रखिएगा, यदि हम यहाँ पे DAP का उपयोग कर रहे हैं जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है, तो यहाँ पे हमें यूरिया डालने की इसमें आवश्यकता नहीं है। किसान साथियों, ठीक है। साथ ही यदि हम इसमें फास्फेट का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, यदि हम इसमें फास्फेट का उपयोग कर रहे हैं जिसे हम सिंगल सुपर फास्फेट कहते हैं, तो इसमें 11% जो है सल्फर की मात्रा होती है। तो इसमें सल्फर डालने की हमें आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ पे हमने सल्फर का उपयोग करे हैं कब, जब हमने यहाँ पे DAP का उपयोग किया है। यहाँ पे हमें SSP का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे सल्फर का उपयोग यहाँ करने की हमें आवश्यकता नहीं है। तो यदि हम SSP का उपयोग कर रहे हैं तो उस समय हमें 100 किलोग्राम, मतलब यहाँ पे हमें 100 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से SSP डालना होगा। साथ ही 35 किलोग्राम MOP, ठीक है, जिसमें पोटाश होती है, वो डालना होगा। साथ ही 20 किलोग्राम यूरिया का उपयोग हमें करना है, ठीक है। साथ ही 5 किलोग्राम यहाँ पे जिंक देना है। साथ ही 10 किलोग्राम यहाँ पे हमें दानेदार सागरिका डालनी है। किसान साथियों, तो इन दोनों में से किसी एक कॉम्बिनेशन का उपयोग आप बेसल डोज के रूप में कर सकते हैं। बेसल डोज के बाद भी हमें आगे भी खाद की पूर्ति करते रहना चाहिए। जब हमारी धान की फसल 15 से 20 दिन की हो जाए तो उस समय हमें 30 किलोग्राम यूरिया प्लस
5 से 7 किलोग्राम इसमें आप कोई भी अच्छी कंपनी का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स 1 एकड़ में डाल सकते हैं किसान साथियों। इसके अलावा जब हमारी फसल 30 से 35 दिन की हो जाए तो उस समय 7 किलोग्राम जिंक सल्फेट का उपयोग करना है आपको, प्लस 40 किलोग्राम यूरिया, प्लस 500 ग्राम आपको इसमें डालना है बोरान को। ठीक है, इसके बाद में लास्ट डोज डालना है आपको खाद का जब आपकी फसल 50 से 55 दिन की हो जाए। इसमें आपको 45 किलोग्राम यूरिया और 1 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड का उपयोग करना है किसान साथियों। किसान साथियों, ये सारे खाद की पूर्ति हमें जब हमारी धान की फसल 60 दिन की हो जाए तब तक पूरी हमें इसकी पूर्ति कर देना चाहिए। 60 दिनों के बाद में धान की फसल में हमें कोई भी खाद इसमें नहीं डालना चाहिए किसान साथियों। जहाँ तक यूरिया का उपयोग तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि हम 60 दिन के बाद में यूरिया का उपयोग करते हैं तो जो धान की पैदावार है वो अधिक हो जाती है, इससे गिरने की समस्या भी आती है किसान साथियों। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जानकारी अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।